जब आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा आप माँ बनने वाले हो तो आप कैसे नौकरी करोगे। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है वो सारे स्ट्रगल्स हैं। बहुत सारी विमेन जो हैं वो काफ़ी नार्सिसिस्ट बिहेवियर करने लगती हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत करने लगती हैं। जो आप एग्रेशन कह रहे हो, एग्रेशन तभी आता है जब आप किसी चीज को दबा करके रखते हो। तो ये ना दो तरफा पुल है जो अग्रेशन हमें बाद में दिखता है। देन दे आर ऑल्सो इन गिल्ट कि यार हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। बच्चे को अगर आप सक्षम देखना चाहते हो, आपके इमोशंस उस तक ट्रैवल करते हैं। ऐसे हमने कई होम मेकर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया तो होम मेकर्स वर्किंग मदर्स से ज्यादा पैसे कमा रही थी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज समथिंग जो बहुत रियल है। पहले अवेयरनेस उसके लिए इतनी नहीं थी। ऑन अ लाइटर नोट, ये धरती भी तो हमारी माँ है। अरे हर जगह हम कूड़ा फेंक रहे हैं, हर जगह हम पेड़ काट रहे हैं, तो हम प्रकृति को अगर अपनी माँ मानते हैं तो हम वहां से ही क्यों नहीं शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। आज हम मदर्स डे के दिन इस कन्वर्सेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं, इसलिए हमारी जो गेस्ट हैं वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, मास्टर सर्टिफाइड आईसीएफ कोच हैं, फाउंडर ऑफ हीलिंग ओशन की फाउंडर हैं, इसके साथ साथ एक मदर भी हैं, संगीता दासगुप्ता। हेलो संगीता। हेलो एंड वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल्सो अमिता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगीता। सो संगीता, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज, मदर्स डे है। हम सब ने शायद, खैर मैंने तो अपनी, मेरी डॉटर ने अभी अभी मुझे लंच की पार्टी भी दी है, तो हम सब शायद इस डे को बहुत चेरिश करते हैं, हमारे बच्चे भी चेरिश करते हैं इसको। लेकिन कहीं ना कहीं हम मदर्स से लेकर के बहुत सारी कन्वर्सेशंस ऐसी हैं जिनको होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अभी हम पहले तो मदर्स डे की रेलिवेंस को समझते हैं कि मदर्स डे की रेलिवेंस क्या है। माँ का तो हर दिन ही होता है अमिता, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उस भावना को, उस स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए जो कि माँ है। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में तो हम माँ को और माँ के कितने स्वरूपों को पूजते ही हैं। बट अगर हम ओवरऑल एक एनर्जी को देखें जो फेमिनिन एनर्जी है, जो कि बहुत नर्चरिंग है, जो कि किसी चीज़ को ना सिर्फ पैदा करती है बट उसको उसी भाव से, प्रेम से, जो कि बिल्कुल अनकंडीशनल है, उससे बड़ा करती है, हम उस भाव को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जितनी भी माएँ हैं जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, और जो माँ नहीं भी हैं वो भी तो कितना कुछ बनाती हैं। कोई अपनी क्रिएटिविटी से कोई एक कमरे को सजाती है, कोई एक गार्डन को सजाती है, सबको एकदम निश्चल प्रेम की भावना से नहलाती है। सो हर एक वो स्त्री जिसके अंदर वो एक माँ का स्वरूप है, आज उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं और उन सभी को नमन। सो ट्रू। पर एक मदर होते हुए हमारे कुछ बहुत साइलेंट स्ट्रगल भी रहते हैं, राइट। बिल्कुल। मदर्स के कुछ साइलेंट स्ट्रगल्स बताइए। जो आपने साइलेंट वर्ड यूज़ किया ना, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि उस साइलेंट के अंदर एक पॉज़ होता है, जहाँ पे कुछ तो बन रहा होता है। अब वो साइलेंट क्यों है? क्योंकि माँ सोचती है कि सारी चीज़ें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है ना? बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उसका ध्यान रखना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है। तो जो स्ट्रगल है वो तो माँ के साथ ना एकदम जुड़ा ही हुआ है। तो साइलेंट स्ट्रगल्स क्या है? सबसे पहले जब आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा आप माँ बनने वाले हो, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप कैसे नौकरी करोगे। अब घर को भी देखना है, जॉब भी करनी है, और अगर आपके पास एक बड़ा परिवार है तो उसको आप कैसे संभालोगे। अगर आपके स्वास्थ्य के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं
जिसके अंदर आपके अंदर खून की कमी है, अनीमिया है और कुछ इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी मानसिक संतुलन से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, उसको कैसे चुपचाप आपको झेलना है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, तब उसके बाद वो सारे स्ट्रगल्स हैं। हम आजकल बहुत सुनते हैं, पहले नहीं सुनते थे, अवेयरनेस में है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी है। राइट। फिर बच्चा स्कूल जाता है, तो वो सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बच्चे को सुबह उठ के टिफ़िन बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो वाले बहुत साइलेंट स्ट्रगल्स हैं। एक गिल्ट रहती है, भावना, अरे मैं बच्चे को नहीं देख पाई ठीक से तो फिर क्या होगा? और फिर अगर और बच्चे होते हैं, तो इस बच्चे को मैं नहीं देख पा रही हूँ ठीक से, उस बच्चे को मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। कल ही मैं एक सेशन कर रही थी एक 11 साल की बच्ची का। वो कह रही है, जब से मेरी बहन है ना, तब से मम्मी उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। माँ कह रही है कि मुझे मालूम है मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? उसकी आँखों में आँसू थे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं दोनों बच्चों को एक साथ देखूँ। फिर और साइलेंट स्ट्रगल्स बढ़ते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, जब धीरे-धीरे वो माँ से छूटते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो माँ अपना एक जगह बनाने के लिए कैसे उनको देखती है, वो एक स्ट्रगल्स है। देखो मेरा गला भी भर रहा आई नो। है। बच्चे उसके बाद शादी करके चले जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, वो वो अकेलेपन भी का एक अलग स्ट्रगल है। बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, वो अकेलेपन का स्ट्रगल है। तो माँ की साइलेंट स्ट्रगल, जो कहते हैं ना, मूक के अंदर, ऐसा नहीं है कि माँ बोल नहीं सकती, लेकिन माँ जो है ना वो साइलेंट रहना पसंद करती है। वो शब्दों को आकार नहीं देती, उसके भाव को पढ़ के ही आपको समझना होता है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं और मैं ये कह भी रही हूँ, माँ को शब्द देने चाहिए, माँ को बोलना चाहिए, माँ को भी अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए। शायद वो और बेहतर माँ बन पाए, बहुत अच्छी एक स्त्री बन पाए। राइट। और आप सही कह रहे हो संगीता कि एज ए मदर जो है बहुत कुछ बोलना नहीं होता है, आप अपनी बातें बता नहीं पाते हो, कहाँ पर क्या आप फेस कर रहे हो, पर अगर आप इसको सीखो कि आप कैसे अपनी बात को बता पाओ, कम्युनिकेशन कर पाओ, ये जो स्ट्रगल आप साइलेंटली जिसको आप बेयर कर रहे हो उसको अगर थोड़ा सा आगे आकर के एक्सप्रेस कर पाओ, तो वो स्ट्रगल शायद उतना भारी नहीं हो और वो स्ट्रगल वर्ड उससे निकल जाए और आप शायद वो जो आई थिंक जो भी पड़ाव हैं लाइफ के, जो जर्नी है लाइफ की, वो तो वैसी ही रहेगी। आपको वैसे ही हम शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो जर्नी में बच्चे छोटे से बड़े भी होंगे, बड़े से बाहर भी जाएंगे, बिल्कुल। तो सब कुछ रहेगा। पर उस जर्नी में अगर हम अपना एक्सप्रेशन सीख जाएं, सेल्फ एक्सप्रेशन एज ए मदर, तो शायद जर्नी आसान हो जाती है और स्ट्रगल नहीं होता जर्नी के साथ, राइट। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जब आप अपने आप को समझते हो, जानते हो और अपने जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनको स्ट्रगल नहीं समझते, चैलेंजेस ही समझते हो और बताते हो, शेयर करते हो अपने परिवार के साथ, तब वो साइलेंट नहीं रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके पार्टनर्स हैं, वो बोलते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा? तो हस्बैंड कह रहे हैं कि आप बता ही नहीं रहे हो, तो मैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ? बच्चे बोल रहे हैं कि आप एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, तो हम उस चीज़ को कैसे ठीक करें? तो बहुत ज़रूरी है आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके और एक प्रेज़ेंस के साथ बताओ, बोलो, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सो ट्रू। पर कई बार मैं ये पूछना और समझना भी चाहूँगी कि ये कहाँ से आ रहा है मदर्स के अंदर कि हमें इसको शेयर नहीं करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, क्यों वो अपने अंदर रखना पसंद करती हैं, बाहर दूसरों के साथ शेयर इतना नहीं करती हैं।
अमिता, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल के जवाब को समझना हमारे मन और हमारी सोशल कंडीशनिंग को समझने से शुरू होगा। हम्म, क्योंकि जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है वो सिर्फ हमसे ही नहीं आ रही है, वो आ रही है एक फेमिनिन, एक स्त्री के शरीर में जन्म लेने के साथ। हमारी जो माँ थी उन्होंने यही सीखा, यही किया और इसी के अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील हुई। उनकी माँ जो थी उन्होंने भी यही सीखा, यही किया और उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्राइड फील हुई। इसी तरीके से जो एक फेमिनिन एनर्जी है, जो स्त्री की ऊर्जा है, वो उनके मन से बहुत जुड़ी होती है। अब अगर हम मन की बात करें तो हमारा मन कहाँ है? मन तो एक ऊर्जा का क्षेत्र है ना, जो हमारे चारों तरफ ही है। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है, राइट। हमारा दिल भारी होता है। तो यूजुअली, ज़रूरी नहीं है हर बार, यूजुअली जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत हार्ट रूल्ड होती हैं, दिल से सोचती हैं। और जो दिल से सोचते हैं वो अपनी बातें कहाँ रखते हैं? दिल में, है ना? तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो जब आप बड़े हो रहे होते हो, धीरे धीरे आप यही चीज़ अपनी माँ में देख रहे होते हो। क्योंकि बच्चे का सबसे पहला जो कनेक्शन होता है वो अपनी माँ के साथ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। बच्चे की पहले जो 6 साल होते हैं वो माँ के साथ होते हैं, नानी दादी के साथ होते हैं, नैनी के साथ होते हैं। आजकल वो भी एक लेडी ही होती है, स्त्री ही होती है, राइट। है ना? तो वो अगर यही देख रहे हैं तो धीरे 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 वही सोशल कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं, उसको बिलीफ बना लेते हैं और फिर हम उसी को कैरी करते हैं आगे। और हम सोचते हैं कि क्योंकि हम एक स्त्री हैं, फॉर अ वुमन इट इज़ टू बी साइलेंट। नहीं बोलते हैं हमारे माँ बाप बहुत परिवारों में, धीरे बोलो, ऊंची आवाज़ में मत बोलो, धैर्य रखना सीखो, है ना? पहले सोचो फिर बोलो। तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर, अपने साथ एकाकार कर लेते हैं। ट्रू ट्रू। संगीता, आप भी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हैं, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम क्लाइंट देखते हैं और जो आजकल दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि विमेन के अंदर अग्रेशन भी बढ़ रहा है। राइट, मदर्स हैं उनके अंदर भी अग्रेशन बढ़ रहा है। शायद ये जो साइलेंट रहने की कंडीशनिंग हमें दी गई, तो जहाँ हमने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया, राइट, हो सकता है कि कुछ कहना चाहते थे, नहीं कहा, वो दबते हुए एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही उसमें निकलने हमारा फट पड़ता है, राइट। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो मे बी बचपन से हम लोग एज ए विमेन कैरी कर रहे हैं और जब हम मदर बनते हैं तो वो बाहर निकल के आती हैं। मतलब नार्सिस्ट के ऊपर मैंने कई पॉडकास्ट किए हुए हैं अमिता मैम के साथ, उनके अपने भी बिलीफ हैं और मैंने भी कई बार देखा है कि बहुत सारी विमेन जो हैं वो आफ्टर मैरिज काफ़ी नार्सिस्ट बिहेवियर करने लगती हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत करने लगती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। दे वांट की चीज़ें जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही चलें और फिर कई बार जो है अग्रेशन भी शो करती हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि ये इतना नार्सिस्ट बिहेवियर तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो इतना भी वो नहीं है, पर हाँ ये जो अग्रेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है विमेन के अंदर, वो उसका क्या कारण हो सकता है? बहुत टाइम से अगर कोई नल बंद हो, हम घर में ना हो और फिर हम उस नल को खोलें तो पानी ना आता नहीं है, आता है तो थोड़ा थोड़ा आता है। हम क्या कहते हैं, उसमें हवा भर गई,
हम प्लम्बर को बुलाते हैं या हम फिर कहीं कहीं के नॉब्स खोलते हैं, फिर उनकी हवा निकलती है, तो पानी फिर कैसे आता है? एकदम रश करके आता है। राइट। और उस पानी के साथ क्या आता है? सारी गंदगी गंदगी निकलती आती है। है, राइट। तो जो आप एग्रेशन कह रहे हो, एग्रेशन तभी आता है जब आप किसी चीज़ को दबा करके रखते हो, और फिर जब वो एक बार वोल्केनो की तरह फूटता है तो वो फूटता ही रहता है। और जब वो फूटता रहता है, वो किसी भी औरत की अगर एग्रेशन एग्रेशन तो वो नेचर और बिहेवियर में आ जाता है। वो आता है बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा ऑफ द पास्ट। अब वो कहा हुआ हो सकता है या अनकहा हो सकता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम बात करते हैं, जब हम उनके लाइफ के अंदर चाइल्डहुड में, बचपन में क्या हुआ था, बड़े हो रहे थे तो क्या हो रहा था, क्या फेस करना पड़ा, वो सब आप इस दुनिया के किसी भी कोने पे हो, हर एक स्त्री को फेस करना ही पड़ता है। अब जब वो एग्रेशन आ रहा है तो वो एक बिहेवियर बन जाता है, विच इज़ अ नोन बिहेवियर, एंड दैट द फैमिली लव्ड वंस हैव टू फेस। कभी कभी करियर और प्रोफेशन में भी फेस होता है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जानती हैं कि डॉक्टर एरिक एरिक्सन, जिन्होंने साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे रिसर्च किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा शरीर तो बढ़ता है, लेकिन शरीर के साथ हमारा मन और हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है। अब हम आज सिर्फ माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ का जो इम्प्रेशन होता है वो सबसे पहले स्टेज 1 पे होता है, जहाँ किसी का भी ट्रस्ट बनता है। अब अगर माँ जो है वो बिज़ी है, वो अपने परिवार को ज़्यादा देख रही हैं, बच्चे को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं कि वो नहीं देखना चाहती, बट उसके पास और भी 2 बच्चे हैं, उसके पास एक जॉइंट फैमिली है, खाना भी बनाना है, या उसके पास नौकरी है, वो भी करनी है, तो बच्चा ट्रस्ट नहीं बनाता है, वो मिसट्रस्ट बनाता है। अब वो ही अगर बिटिया है और वो बड़ी हो करके माँ बन गई, तो क्या होगा? उसका ट्रस्ट जो है वो वहाँ से बना नहीं, मैप नहीं हुआ। अब जब आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अपनी सास को ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट ही तो फाउंडेशन होता है हर रिलेशनशिप का। वहाँ क्या आएगा? अग्रेशन। स्टेज 2 पे आप देख लो, स्टेज 2 पे विल पावर बनता है। माँ गिरते हुए बच्चे को उंगली देके उठाती है, बोलती है कोई बात नहीं, चींटी चींटी मर गई, गिर गिर के ही बड़े होते हैं। अब अगर माँ खुद ही गुस्से में है और माँ बच्चे को कह रही है, देख के नहीं चल सकता, ये कैसी ड्राइंग बनाई है, ये कलर बाहर क्यों चला गया, तो माँ परफेक्शनिस्ट बनना चाहती है। कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ अपने बच्चे को परफेक्शनिस्ट भी बनाना चाहती है। अब बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? सेल्फ एस्टीम लो हो रही है। जहाँ वो फीता बांधना, कलर भरना, चम्मच से खाना खाना सीख रहा है, तो अगर वो चीज़ माँ उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स नहीं कर रही है, तो वो वहाँ से दबता आ रहा है, वो बड़े होके वहाँ एग्रेशन होगा। तो ये ना दो तरफा पुल है, जो अग्रेशन हमें बाद में दिखता है। राइट, राइट। और एक एक जो अपनी सोसाइटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, दैट इज़ कि हमारे यहाँ मेल चाइल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, अभी भी है, राइट। और टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में तो है ही है। तो ऐसे में जब अगर लड़की हुई है तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता है, और बच्चा उसको देख पाता है, उसको लगता है मेरे साथ फेयर व्यवहार नहीं हो रहा है, जो भाई के साथ व्यवहार हो रहा है वैसा मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, इनसिक्योरिटीज़ भरता है वेमेन के अंदर, और जो आगे जा कर के फिर वो शो अप मैरिजेस के अंदर फिर होना शुरू हो जाता है।
बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि पहली बात तो अगर आप पहली बिटियाँ हैं फिर भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन फिर भी हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो एक चाह होती है। अगर आप दूसरी बिटियाँ हैं, तो मैंने बहुत सारे सेशंस में देखा है कि उसको रहता है कि दूसरी मैं बेटी थी, इसलिए पेरेंट्स ने, दादी ने, नानी ने ऐसा व्यवहार किया। अगर आप थर्ड या फोर्थ हैं तब तो आप सोच ही लीजिए। तो बेसिस ऑफ एंजाइटी, बेसिस ऑफ फियर, बेसिस ऑफ एंगर, एग्रेशन, जितने भी ये डेबिलिटेटिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, वो यहाँ से आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं। और फिर ना कई बारी तो ऐसा भी होता है कि एग्रेशन के उलट होता है। लेडीज़ क्या करती हैं, वो पीपल प्लीजर बनती हैं। हाँ, वो दैट कभी इज़ ना डिफरेंट, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम जो शायद ज़्यादातर फेस करती हैं, बहुत उस पे जिसमें उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा बिल्कुल, मदर्स को ग्लोरीफाई इसी उस पे किया जाता है कि अरे ये तो साइलेंटली सारे काम करती हैं, ये तो सबको सब कुछ परोसती हैं, जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, जहाँ पर वो दब दब करके सिर्फ बच्चों को खुश करना, पति को खुश करना, परिवार वालों को खुश करना और खुद की केयर ना करना, जो एक दूसरे स्पेक्ट्रम में आ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो ट्रू। तो संगीता, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, पीपल प्लीजिंग वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए, विमेन के अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा भरा गया है और भर जाता है कंडीशनिंग में, थ्रू ये कि आपको ही करना है, आप जिम्मेदार हो, जो भी है एक रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उनको। ऐसे में जब, और ख़ासकर घर को लेकर के, जो उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि घर संभालना तो विमेन का ही काम है, और फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो एक सेंस ऑफ सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन का आता है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, हम किसी से हाथ क्यों फैलाएं, बहुत सारी मैंने सुना है, मदर्स को भी सुना है, विमेन को भी सुना है कि हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना, तो हमें अपना जॉब करना है ना, तो सेंस ऑफ फ्रीडम भी चाहिए उनको। और क्योंकि एक सेंस है कि भाई घर भी संभालना हमारा काम है और बच्चा तो मेरी जिम्मेदारी 100% है ही है, वो भी ब्रेन में है। तो जब शादी करते हैं, बच्चा होता है और काम कर रही होती हैं, दैट इज़ अ पीरियड जब मैंने मोस्टली वेमेन को बहुत स्ट्रेस्ड आउट, बहुत बर्नआउट देखा है, क्योंकि काम मैं छोड़ना नहीं चाहती, ये मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का पार्ट है, मैं किसी से मांग नहीं सकती। यही डायलॉग पता नहीं कितनी लेडीज़ के, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, फिर बच्चा तो मुझे पालना ही है, तो वो जो गिल्ट आ जाता है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल वेलबींग के ऊपर टोल होता है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? बहुत ही ज़रूरी है हमें हमारी बेटियों को और हमें खुद एज अ मदर एक सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट करना इन टर्म्स ऑफ जेंडर। फेमिनिज्म वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे लेडीज़ को बहुत सालों तक दबाया गया है, लेकिन हमें खुद और हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप इक्वली नहीं सोचते हो, जब आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो साइलेंटली आप सफ़र करते हो। वहाँ गिल्ट आता है, वहाँ फियर आता है। तो गिल्ट कहाँ आएगा? मुझे घर भी देखना है, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, उसको बहुत अच्छे संस्कार देने हैं, उसको पढ़ाना भी मुझे ही है, खाना भी मुझे ही बनाना है, जॉब भी मुझे नहीं छोड़ना है, वहाँ पे भी मुझे एक्सेल करना है, मुझे अपने सास-ससुर की भी सेवा करनी है, हस्बैंड को भी डिस्टर्ब नहीं करना। इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर लोगे? तो हमें ये सीखना है कि वी हैव टू आस्क, हमें माँगना है। माँ, जब बच्चा रोता है ना, तभी तो माँ को पता चलता है ना कि उसको भूख लगी है। माँ भी ऐसे नहीं दूध पिलाती है। तो आपको भी तो बोलना ज़रूरी है ना, आपको भी अपनी ज़रूरतों को बताना ज़रूरी है कि मैं इसका टिफ़िन बना रही हूँ,
आप इसको तैयार कर दो। मैं आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगी, आप इसको स्कूल से पिक कर लेना। और कई बारी जो लेडीज़ हैं वो बोलती हैं हम कैसे कहें, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप हमारे घर में आके देखिए, हमारे घर में ऐसे रूल्स हैं कि औरत को ही करना है। अब माँ बनना है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है। तो फिर भी हेल्प मांगिए। कैसे? आप काम कर रही हैं तो आप किसी को हेल्प के लिए रखिए। नहीं तो आप आजकल देखेंगे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इट इज़ मैंडेटरी कि वहाँ पे एक क्रैश होता ही है। तो आप अपने बच्चे को साथ में लेके जाइए। आप अपने बच्चे को क्रिएटिव क्लासेस में डाल सकती हैं। तो आप ही को सोचना है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, रैदर देन सिटिंग विद दैट गिल्ट कि अरे मुझे ही करना है। और फिर अगर उस बच्चे को कोई गलत आदत लग गई, मान लो बच्चे ने चोरी करना सीख लिया, बच्चे ने झूठ बोला, बच्चा बाहर लड़ाई करके आया, तो फिर क्या होता है, मैंने ही अपने पालने में कुछ गलती कर दी होगी, मैं ही मुझसे अच्छी ही मदर नहीं हूँ, नहीं है। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। अब उस टाइम को नहीं दे पाने का कंपनसेशन वो बहुत अलग अलग लेवल पे कर रही होती हैं। मैंने एक मॉम गुल्ट का एक सेशन किया था और उसमें जो भी निकल के आया, आई वॉज रियली शॉक्ड कि सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं 12 बजे तक चलती हूँ, रात के 12 बजे तक मैं चक्कर गिन्नी की तरह चलती हूँ। पहले मैं बच्चे के को उठती हूँ, तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं फैमिली वालों के लिए करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, वापस आके फिर मैं बच्चे को लेके खेलने लेके जाती हूँ, फिर उसको बैठ के पढ़ाती हूँ, इस बीच में खाना भी बनाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, और मैं 12 बजे फ्री होती हूँ। आई वॉज सो शॉक्ड कि क्या चल रहा है इन लेडीज़ के साथ, इन मदर्स के साथ, और फिर भी गिल्ट में है, फिर भी वो खुश नहीं है कि हम शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। देन दे आर ऑल्सो इन गिल्ट कि यार हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ को समझना माँ को बहुत ज़रूरी है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। डॉक्टर उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। उस अम्बिलिकल कॉर्ड को जब अलग करते हैं तो बच्चा एक अलग पर्सनैलिटी बनता है, उसका व्यक्तित्व अलग शेप लेता है, और आप तो आप ही हैं। तो आपका काम बच्चे को न्यूट्रिशन देने का फिजिकली और इमोशनली कब था? जब वो आपके गर्भ में था। तब भी हम भाग रहे होते हैं आजकल नौकरी करने में। तो अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे चैंट सुनना, वो करना जो आपको पसंद है। और उसके बाद जब बच्चे का अलग एक व्यक्तित्व है, ये समझना कि अब उसको जो जीवन में सीखना है वो सीखेगा ही। आप अपना काम जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अम्बिलिकल कॉर्ड फिजिकली कटता है, बट ऑलमोस्ट 18 साल तक वो एस्ट्रली एनर्जेटिकली स्पेस में वो रहता है। मतलब बच्चे को वो सबकॉन्शियसली फील होता है जो आप फील कर रही होती हैं एज अ मदर। तो अगर आपको डर लग रहा है, बच्चे को भी अंदर से डर लग रहा होता है। अगर आपको गिल्ट हो रहा है तो बच्चे को भी किसी और चीज़ के लिए गिल्ट हो रहा होता है। इसका मतलब किसको अपना ख्याल रखना है? आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने इमोशंस का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर आप सक्षम देखना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इमोशंस उस तक ट्रैवल करते हैं। छोटा बच्चा जब तक कि वो अपने शरीर में चेतना को अनुभव नहीं करता है, ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स, अगर वो देखता है कि माँ के शरीर पे या माँ को इमोशनली कुछ दर्द हो रहा है, तो वो उसको अपने अंदर फिजिकली महसूस होता है। ये हमें नहीं पता होता है, तो हमें फिर किसका ख्याल रखना है? अपना, एज अ मदर अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनली अगर हम अपना ख्याल रखेंगे,
हमारे पास प्यार होगा तभी तो हम प्यार बांट पाएंगे। अगर हमारा ही गिलास खाली होगा तो हम क्या देख पाएंगे? हम ही गुस्सा कर रहे हैं, झल्ला रहे हैं, हम अपने बच्चे पे भी गुस्सा कर रहे हैं। तो बच्चा आप पे गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन वो अग्रेशन किसी और पे बाहर निकाल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। नर्चर करो अपने मातृत्व को, अपने अंदर उस बीज को जिससे आप नई नई चीज़ों को जन्म देते हो। माँ का मतलब सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना नहीं होता है, एक विचार को जन्म देना जिससे आप अपने घर को अच्छा चलाते हो, आप अपने बिजनेस को भी तो जन्म देते हो। क्या वही माँ है जिसके फिजिकल बच्चे हैं? नहीं। आजकल कितनी सारी लेडीज़ हैं जो कितना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, डांसर्स हैं, वो भी तो किसी चीज़ को जन्म देती हैं। सो ये थॉट है, इस विचार को हमें बदलना है। और पहले खुद की हैप्पीनेस के ऊपर खुद की केयर करनी है, तभी तो आप दूसरों की केयर कर पाओगे। तो पहले खुद को नर्चर करो। राइट। होम मेकर्स की एक अलग कहानी चलती है। होम मेकर्स के अंदर एक स्लो सेल्फ एस्टीम हमारी सोसाइटी के अंदर, खास कर कि अब जब वर्किंग मदर्स बहुत हो गई हैं तो उनको लगता है कि मे बी दे आर नॉट गुड इनफ, वो कुछ काम नहीं कर रही हैं और वो उनके ऊपर जजमेंट आता है। तो उसके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? मैं तो अपनी माँ को, अपनी नानी को देखती थी। होम मेकर्स, और ये बार बार कहने की बात है, होम मेकर जितना काम करती है ना उतना कोई नहीं करता, तभी तो हम उनको होम मेकर कहते हैं। सही बात है। हम क्यों होम मेकर कहते हैं हाउसवाइफ। हम क्यों उसको एक बहुत अच्छा सा नाम देते हैं? अगर घर के अंदर हाउसवाइफ ना हो तो घर का जो स्वरूप है ना, वो ही ना, कहते हैं ना, वो बने जो हम आज देखते हैं। आप अगर देखोगे तो उसकी कोई गिनती नहीं है कामों की, बिल्कुल भी नहीं है। हम साइकोलॉजी में एक काम करते हैं, उसको मेंटल बैंक कहते हैं। मेंटल बैंक के अंदर कोई भी काम देते हैं ना, हम उसको पैसे के साथ जोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है फिजिकली आपको पैसे मिल रहे हो, लेकिन मान लो आपने चाय बनाई तो आपने 10 रुपये दिए, खाना बनाया तो आपने 500 रुपये दिए। ऐसे हमने कई होम मेकर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट दिया, तो होम मेकर्स वर्किंग मदर्स से ज़्यादा पैसे कमा रही थी। सीरियसली? एब्सोल्युटली। और हम उनको क्या कह रहे थे? होम मेकर्स के कुछ काम को हम ऐसे कर रहे थे, वैल्यू इवेंट्स, बोनस इवेंट्स, जैकपॉट इवेंट्स। तो आप क्या ये समझते हो कि किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट में काम करने से, मीटिंग में जाने से, कोई प्रोजेक्ट को क्रैक करने से ही आपको पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ ने ये निश्चित रखा कि वो मुझे रोज सुबह 5 बादाम खिलाएं, वैल्यू इवेंट। मैं जब आऊं वापस तो वो मुझे लंच दें। सेम चीज़ मैंने भी की, एंड सेम चीज़ जो है वो मेरी बेटी ने सीखी, और अब वो ये मेक श्योर करती है कि मैं भी वो 5 बादाम खाऊं। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग? दिस इज अ ब्यूटिफुल साइकिल। तो होम मेकर जो हैं वो प्लीज़ पहचाने कि उनकी जो वैल्यू है वो किसी भी कामकाजी जो औरत है जो बाहर जाके काम करती है उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। कम नहीं। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम नहीं है, क्योंकि फिर कामकाजी महिलाएं बोलेंगी अच्छा हम तो घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, हमारा कैसे हो गया? बिल्कुल आपका और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। लेकिन अपने को कम जो हम लेडीज समझती हैं, मदर्स, जब आप अपने को कम समझोगे ना तो बच्चा जो, क्योंकि हम आज माँ के बारे में बात करें, वो भी अपने को कम समझेगा।
उसकी भी सेल्फ एस्टीम लो होगी। वो भी बोलेगा अच्छा मेरी माँ तो घर ही देखती है। हमने जैसे इंग्लिश इंग्लिश मूवी में देखा था, हुँ? राइट। वो तो ख़ैर अंग्रेज़ी की बात भी हो गई, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई मदर भाषा से नहीं अच्छे से बोल सकती है अंग्रेज़ी, तो उसके बच्चे के अंदर भी वो भावना आ गई। तो बच्चे की भावना माँ की भावना से जुड़ी है, तो आप होममेकर हो, चाहे आप घर से बाहर जाके काम करते हो, समझो कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर क्रिएट करते हो। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमारी मदर्स जो हैं वो खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लेती हैं, गिल्ट में भी जाती हैं, कई बार लो सेल्फ एस्टीम भी फील करती हैं। पर कहीं न कहीं सोसाइटी में भी जजमेंट बहुत है, राइट? हर लेवल पे एक माँ को जज किया जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर बच्चा मार्क्स अच्छे नहीं लाया है तो मदर के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि शायद मदर अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हैं, पढ़ा नहीं रही हैं। वो खुद भी प्रेशर लेती हैं, पर बच्चा सोसाइटी भी कहीं न कहीं उनको ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि आप अपने बच्चे का वैसे ध्यान नहीं रख रहे हो। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ भी एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो जाता है उनके साथ, राइट? और तो फिर इसको कैसे वो डील करें? क्योंकि दिस इज़ रियल फॉर देम, और शायद इतना प्रेशर वो लेती भी इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको दिख रहा होता है कि उनको जज किया जा रहा है, फैमिली के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, आस-पास के लोगों के द्वारा। कहीं न कहीं उनको फ़ील होता है कि एवरी लेवल दे आर इंटू सर्विलेंस, हर समय उनको एज़ ए मदर जज किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दे टेक सो मच ऑफ प्रेशर कि हमें परफेक्ट मदर बन के दिखाना है। नोबडी, कोई भी हमें एक उँगली ना दिखा सके कि ये इसने अपने बच्चे पे अच्छा काम नहीं किया है, राइट? मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि हमने ना अपने बच्चों को पालने का एक प्रोजेक्ट बना लिया है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो हमने इतना सीरियसली ले लिया है कि उसको हमको चरम सीमा पे पहुँचाना ही है। ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर माँ ये समझती है कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जन्म देने से लेकर बड़े होने तक के बीच के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्यभार उसी का है, तो इसका मतलब माँ के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, उनका कॉन्फिडेंस कम है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो खुद कुछ करना चाहती होंगी, नहीं कर पाई होंगी, और अब वो चाहती हैं कि उनके बच्चे वो करें जो वो नहीं कर पाई। बच्चे आपसे पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो फिर भी आपके नहीं हैं। वो अपना व्यक्तित्व खुद बनाएँगे, अपने जीवन की राह में जो उनको सीखना है, वो सीखेंगे, वो गिरेंगे, उठेंगे। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगी, उस दिन आपको कोई भी कुछ कहे, आपको उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपको पॉज़ लेना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है कि मैं क्या कर रही थी जो मैंने सही नहीं किया। वो क्या है? हो सकता है कि बच्चे से कोई गलती हो गई, आप उसको बार-बार टोक रहे थे। बच्चों को ना समझ में नहीं आता, और अगर आप ज़्यादा ना बोलोगे, तो वो शायद वही गलती बार-बार करें। नहीं करना चाहते होंगे, डर के कारण करें, पहली बात। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी बात, जब हम गुस्सा करते हैं उनके ऊपर और उनको भी प्रेशर फ़ील होता है, वही प्रेशर जो आपको फ़ील हो रहा है, तो वो बात और गड़बड़ होती चली जाती है। फिर क्या होता है, आप ये नहीं देखते हो कि बच्चे आस-पास हैं, सुन रहे हैं। आप उनके बारे में या अपनी असक्षमता के बारे में अपने हस्बैंड से, अपनी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो। वो भी उस चीज़ को सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। रिमेंबर, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू आस्क देम टू डू। वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, आप कैसे हो। वो हर छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं।
कई बारी तो मुझे हैरानी होती है क्योंकि मेरी बिटिया 25 साल की है और वो कहती है अच्छा मम्मी आपने ना ऐसे कहा था या ऐसे किया था तो मैंने ऐसे किया। अच्छा तुम्हें ये बात याद है? कैसे याद है? वो भी मुस्कुराती है और बोलती है पता नहीं बट याद है मुझे। तो मैं भी मुस्कुराती हूँ और लगता है कि हाँ ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन से, मेरी खुद की निजी ज़िंदगी से, और जितने क्लाइंट्स के साथ मैं बात करती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ बताने की बजाय आप वो चीज़ अपने जीवन में अपने अंदर उतारो। और जो भी कोई कुछ कह रहा है ठीक है आपने सुन लिया, आपकी कहते हैं ना आपसे जो बन पड़ता है आप करो, जितना बन पड़ता है आप करो। वैसे भी हर माँ अच्छा ही करती है, नहीं करती है? हर एक माँ अपने हिसाब से बेस्ट करती है। बेस्ट ही करती है ना। तो आप कैसे कह सकते हो अच्छा मैं और अच्छा कर सकती हूँ? अगेन प्रोजेक्ट नहीं है, उसको प्रोजेक्ट मत समझो। समझो हर एक स्त्री को माँ होने का अनुभव फर्स्ट टाइम ही होता है। आप ऑन द जॉब ही ट्रेन हो रहे होते हो। ट्रू तो ट्रू। अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। बात करो, अगर आपकी सास कुछ कह रही है अच्छा मम्मी आप अगर ऐसे होते तो आप कैसे करते? हम कोच भी है ना। तो मैं तो ऐसे सवाल पूछती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ऐसा नहीं होला, आप अगर होते तो आप कैसे इसमें काम करते और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? वो ही चक्कर में पड़ जाते हैं। सही है। सो आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछो। ज़रूरी नहीं है कि उन सवालों के जवाब आपको मिलें, मगर आप जिज्ञासु बनो रैदर देन अरे ये मुझसे गलत हो गया, ये मुझसे ऐसे होगा। गिल्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। और क्रिएटिविटी, जानने की, जिज्ञासा की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लोगों का काम तो कहना ही होता है, तो वो तो कहेंगे। और ना ये मार्क्स का खेल जो है ना, हम कितना भी कहते रहे, हाँ मार्क्स ज़रूरी हैं, मगर आपको देखना है कि आपका बच्चा किस में मार्क्स ला रहा है ना। मैथ्स में ला रहा है तो मैथ्स अच्छा है, स्पोर्ट्स में ला रहा है पीटी में तो उसमें है, ड्राइंग में है तो देखो उसके मार्क्स कहाँ अच्छे आ रहे हैं, बात करो और वहाँ पे आप अपनी एनर्जी डालो जहाँ पे वो अच्छा है। ट्रू। हम लोग को लगता है या तो ओवरऑल के पीछे पड़े रहते हैं, और या फिर हमको लगता है कि अरे मैथ साइंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। और ये स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी आर्ट वगैरह को तो कोई देखता भी नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू। यहाँ से ही बच्चे का ट्रू पोटेंशियल पहचान सकती है एक माँ, और उसी को ही अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पुश किया जाए बच्चे को, तो वो बहुत एक्सेल करेगा बिल्कुल। उसमें। यहाँ पे मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का कहना चाहूँगी अनीता, बहुत सारी ऐसी माएँ भी होती हैं जिनके स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। स्पेशल का मतलब आजकल हम देख रहे हैं अवेयरनेस ज़्यादा है, तो ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर सिंड्रोम, ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, और भी बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं। हम उन माँओं को भी याद रखें क्योंकि वो अपने जीवन के साथ तो जूझ ही रही होती हैं, लेकिन वो ये भी समझती हैं कि उन्हीं की वजह से शायद ये बच्चा ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, बच्चा दोनों माता पिता से बना है, और उसके अलावा वो जेनेटिक कोडिंग जो आ रही है वो उनके लीनिएज से आ रही है। वहाँ पे माँ को धैर्य नहीं खोना है, वहाँ पे माँ को और कमर कसना है और देखना है कि अब इसका इलाज क्या है। कई बारी फिज़िकल इलाज से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, माँ की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। वो बच्चे को और सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें और कर सकती है। अपने आँसुओं की बाढ़ को तो रोकना ही है, बहना नहीं है उसके अंदर, लेकिन देखना है कि खुद भी उठना है और बच्चे को भी उठाना है। राइट। तो शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसे में माँ का खुद का ध्यान रखना, खुद हाँ, की केयर करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मदर्स जो इन चीज़ों से डील कर रही होती हैं, वो
बिल्कुल ही अपने आप को भूल जाती हैं, क्योंकि वो इतना इसमें शायद कई बार गिल्ट में भी आ जाती हैं कि शायद मेरी वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा ओवर, फिर वो उनका पूरा लाइफ उन्हीं के अराउंड ही घूमता है, खुद का ध्यान नहीं रखती जी, हैं। और खुद का ध्यान रखना ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। ट्रू। संगीता, कुछ टू बी मदर्स हैं, जैसे अभी प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा होने वाला है, उनको आप क्या राय देना चाहोगे कि वो कैसे एक हैप्पी हेल्दी मदर की तरह अपने बच्चे को ग्रो करा सकती हैं, जो जैसे हमने पहले बोला कि खुद का ध्यान वो कैसे रख सकती हैं उसके लिए? तो हमारे वेदों और उपनिषदों में गर्भ संस्कार का वर्णन किया गया है, और गर्भ संस्कार तो बच्चा कंसीव करने से पहले ही होता है। लेकिन जब आप कंसीव करते हो और फिर आप 9 महीने गर्भ में अपने बच्चे को रखते हो, बहुत ज़रूरी है, आप अपने शरीर का तो ध्यान रखोगे ही, खाओगे अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को अपनी कंज़र्व करोगे, लेकिन मन के अंदर क्या सोचोगे? देखो, हमारे गीता में, महाभारत में अभिमन्यु का उल्लेख है ना? उसको चक्रव्यूह आता था, माँ के सोने से चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आया। तो जो भी ज्ञान माँ देती है, वो गर्भ के अंदर ही उसका बीज पनपना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो हर 40 डेज़ में कुछ नया सीखें। और वो नया क्या? वो नया जो उनको पसंद है। वो एक लैंग्वेज हो सकती है, वो गाना हो सकता है, वो डांस भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, जब आप 6th या 7th मंथ में होते हो, तो आप ज़रूर सुंदरकांड का पाठ सुनिए। तो कोई भी ऐसी ग्रंथ, किताब, चैंट, कुछ भी ऐसा है जिसके ऑलरेडी हाई एनर्जी है, उसके साथ आप अपने आप को जोड़िए। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो बच्चे के अंदर जो एक एनर्जी जा रही है, वो कुछ नया सीखने की, और उसका जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, धीरे-धीरे उसके ब्रेन के सेल्स जो हैं, वो न्यूरॉन्स ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और आजकल तो वैसे ही हम जनरेशन्स देख रहे हैं, जेन ज़ी, जेन बीटा, जेन अल्फ़ा। तो ये जो जनरेशन अब जो आ रही है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वाइज़ है, ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। ट्रू। सही है। फिर आफ्टर चाइल्ड, जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ समथिंग जो बहुत रियल है। पहले अवेयरनेस उसके लिए इतनी नहीं थी, पर अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। मदर्स के हार्मोन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, और एकदम से जब बहुत छोटे बच्चे डिमांडिंग भी बहुत होते हैं, वो आते हैं लाइफ में, एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, उनको प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, उनका पेट नहीं भर रहा होता है, जो भी बहुत वो एनवायरनमेंट में बिल्कुल नए होने की वजह से बहुत तरीके से एक्ट करते हैं। तो मदर के ऊपर उस समय उसका स्ट्रेस भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाता है, रातों की नींद पूरी नहीं हो रही है, फटीग बढ़ती जा रही है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। कुछ टाइम पहले केस आया था कि एक मदर जो है, उनको साइकोसिस था, एंड वो बच्चे को फ्रिज में उन्होंने रख के बंद कर दिया, एंड शी डिड इट पर्पसफुली। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो, तो मतलब वो इतना एग्जॉस्ट हो जाती है, परेशान हो जाती हैं कि दे जस्ट, उनको समझ में ही नहीं आता है, वो डिफरेंट तरीके की मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अबाउट दिस? लीविंग अपार्ट एक्सट्रीम साइकियाट्रिक केसेस, मैं पहले ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम अपने पहले ज़माने में देखें, तो 8th 7th 8th मंथ 9th मंथ, जब आप बच्चे को जन्म देने से पहले अपने को तैयार कर रहे होते हैं, उस समय में आप बिल्कुल रिलैक्स करते थे। बच्चे के जन्म के बाद 40 दिन बिल्कुल आप रिलैक्स करते थे। आपके पास बहुत सपोर्ट होता था,
फैमिलीज़ के अंदर सपोर्ट होता था। आपका खाना पीना एक पर्टिकुलर टाइप का होता था। आपके शरीर की मालिश की जाती थी और उसके बाद आपको सभी सपोर्ट कर रहे होते थे बच्चे को बड़ा करने में। अब जीवन की शैली बदल गई है। आप लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे होते हैं और उसके बाद आपको वापस जल्दी काम करने की भी जल्दी होती है। और इसी कारण से वो जो कामनेस होती है ना, ठहराव होता है, वो मन और शरीर में नहीं आता है। सेकेंडली, जैसा कि आपने बहुत राइटली कहा, हॉर्मोन्स अप डाउन हो रहे होते हैं। rather there is a whole lot of hormones which are changing. Definitely there are hormones which are now producing milk also. Your body is changing shape, it's coming back to normal. और आजकल बहुत ज़्यादा डिलीवरीज भी जो हैं वो सी सेक्शन से भी हो रही हैं। मैं नहीं कहूँगी कि दर्द सहने की शक्ति कम है, ज़्यादा है, वो अलग एक डिस्कशन है। बट आप जब हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से भी आप अपनी एनर्जीज़ गेज करते हैं। तो जो डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड के अंदर सेट इन होने लगता है, जहाँ पे एक माँ का बस किसी पे नहीं चलता, सिर्फ अपने बच्चे पे चलता है। तो वो क्या करती है, मन ही मन अपने बच्चे को रिजेक्ट करना शुरू करती है, मन ही मन अपने बच्चे को कोसना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है। मैंने बताया, माँ की अम्बिलिकल कॉर्ड एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो वही एनर्जीज बच्चे के अंदर जा रही हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है। जब वो परेशान ज़्यादा हो रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो। अब जब आप भी परेशान हो रहे हो, आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको पेन बढ़ रहा है, आप दवाई ज़्यादा खा रहे हो, वो ही एक एनर्जी आसपास आपके हस्बैंड में जा रही है, वो भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इज़ रियल। प्लीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पहले से ही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम गर्भ संस्कार नहीं करते, वो अलग चीज़ है, लेकिन गर्भ संस्कार क्या है, वो पूरे 9 महीने आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो। मैं क्योंकि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो हिप्नो एनेस्थीसिया की हम बात करते हैं, हिप्नो बर्दिंग की बात करते हैं। आजकल बहुत वाटर बर्दिंग वेस्ट में है, तो यहाँ पे भी ईज़ ऑफ बर्थ की बहुत ज़रूरत है। हमारी बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। माँ के शरीर को बर्थ देना आता है। आपने कभी गाय को देखा है जन्म देते हुए? बहुत आराम से। किसी भी आपने जानवर को बर्थ देते हुए देखा है? बहुत आराम से। ऐसा एक ट्राइब है अफ्रीका में, जहाँ पर जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो एक अपना सोल सॉन्ग बनाती हैं, उसी को गुनगुनाती हैं। बच्चे को वही गाना जब भी कोई तकलीफ़ होती है गाती हैं। जब टाइम ऑफ बर्थ आता है तो वो गाना गुनगुनाती हैं। आसपास की जितनी औरतें होती हैं प्रसूति के समय, वही गाना गुनगुनाती हैं। हम अपने यहाँ ओम बोलते हैं, हम अपने यहाँ और मंत्र उच्चारण करते हैं। तो जब हम पोस्टपार्टम नीड्स को समझते हैं, तब डिप्रेशन नहीं करते हैं। क्योंकि डिप्रेशन का क्या मतलब है, डिप्रेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, डी मतलब आप ऐसे दबा रहे हो उस प्रेशर को, जिसको अगेन जो आपने अग्रेशन की बात की थी ना, जो फूटता है। बट ये फूट नहीं सकता। डिप्रेशन इज दैट योर माइंड इज गोइंग इनटू फ्रीज। फाइट एंड फ्लाइट नहीं कर रहा, फ्रीज कर रहा है, दब रहा है। तो
नई माँओं का ध्यान रखें, नई माँ अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्प मांगे और सारे परिवार जो है उसको वैसे ही सपोर्ट करें जो कि ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल सही कहा संगीता आपने। और मदर्स शायद इस बात को कई बार समझ नहीं पाती हैं, या आसपास के लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर मदर्स इस स्टेट में हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों की ब्रिंगिंग अप पर, उनकी रेज होने पर जा रहा है, और बच्चा फिर बहुत तरीके के इश्यूज से बाद में गिर उठता है। तो अगर आप मदर का ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप अपने घर में अपने बच्चे का भी मतलब ध्यान नहीं रख रहे हो, और वो बच्चा आगे जा कर के कई तरीके की प्रॉब्लम से घिर सकता है। तो फैमिली वालों को, हस्बैंड को, हुँ, आई थिंक दिस इज समथिंग जिसकी अवेयरनेस होना, समझना बहुत ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, और उसको बहुत सीरियसली लिया जाए। और मदर की उस समय एक्चुअली थ्रू आउट प्रेगनेंसी हुँ। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जब तक बच्चा 6-7 मंथ्स का है तब तक तो मदर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस समय केयर की माँ को, क्योंकि आप सिर्फ़ माँ का ही ध्यान नहीं रख रहे, आप बच्चे की इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रख रहे हो और अल्टीमेटली आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो। क्योंकि परिवार का ध्यान रखना सिर्फ़ माँ की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, फादर का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। वी ऑल नो कि फादर यस, कितना करते हैं, फादर बिल्कुल। बाहर जाते हैं, कमाते हैं, तो एक फैमिली के लिए ही कर रहा होता है फादर। ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है, एक अपना पर्सनल जो भी हमारा होते हैं फुलफिलमेंट करने की, बट मोस्टली इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली, कि हमारी फैमिली अच्छे से रहे, उनके आराम का ध्यान रखना। तो अगर हम उसमें ये भी थॉट अगर एक जोड़ दें कि अगर माँ खुश है तो मेरा बच्चा भी खुश है, और जिस फैमिली के लिए हम सब कर रहे हैं वो तभी खुश रह सकती है जब हम अपना ये वाला कंट्रीब्यूशन, इमोशनल क्वेश्चन का भी कंट्रीब्यूशन दे फैमिली को, तो शायद एक फुलफिलमेंट के साथ फैमिली लिव करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माँ का मतलब ही यही है। कितना मीठा शब्द है ना माँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अगर हम ओम कहें तो वहाँ भी माँ है। एमेन कहें वहाँ भी माँ आता है। कुछ भी कहें माँ तो हर चीज़ में कण-कण में है ही है। ट्रू। माँ को लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड भी बहुत लिया जाता है। हमेशा ही सभी लेते हैं। बट शी ऑल्सो नीड्स रिकग्निशन, थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट उनको भी चाहिए, राइट? इतना ही चाहिए। माँ को आप गले लगा लो, उतना ही काफ़ी है। माँ को अगर आपने थैंक यू कह दिया ना, तो बस वो तो बड़ी खुश हो जाएगी, बहुत ही। और अगर उन्होंने माँ ने कुछ खिलाया बच्चे को और बच्चे ने कह दिया तो बहुत ही टेस्टी है, बड़ा ही अच्छा बना है, तो देखना वो 4 बार वही बना के खिलाएगी, ट्रू। है ना? और कई बारी वो माँ की लुक भी जो है अ, वो जो है वो सब कुछ कह देती है, उसको समझना ज़रूरी है, बहुत एंड ज़रूरी है। थैंक्स टू मदर्स डे मुझे लगता है कि कई बार बच्चे आगे आकर के इसको एटलीस्ट इस दिन पे तो एक्नॉलेज कर रहे हैं। मतलब आई नो थ्रू आउट करना ही चाहिए, बट एक बिल्कुल, हाँ, एक ज़रूरी दिन है। ऐसा है तो भी शायद एक मदर को फील तो होता ही है, एक अच्छा फील होता है कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ भी दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज वाई द रेलिवेंस ऑफ मदर्स डे। मेरी जो मदर इन लॉ है, थी नहीं बोलती मैं, उनको मैं माँ कहती थी। मेरी मम्मी मम्मी, उन्होंने कहा माँ कहो मुझे बेटा। तो जब माँ गईं, तब मुझे बहुत गहरा एहसास हुआ उनके ना होने का। इसलिए जब तक माँ है ना, उनको हमें पूजना चाहिए। मैं आपको और एक बात बताती हूँ। मैंने कुछ साल वृंदावन में परमहंसा योगानंदा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में अपने पति का साथ दिया है, जहाँ पे जितनी भी माताएं होती हैं, विधवा माताएं होती हैं, वो वहाँ पे अपना अंतिम समय इसलिए गुजारती हैं कि प्रभु से एक होना है। बट कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिनको उनके पुत्र छोड़ जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं।
या उनके पास कहीं जाने को नहीं होता है। तो इस पड़ाव पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो आपने इतनी अच्छी बात कही, अपनी माँ को एक्नॉलेज करो। अपनी माँ को जितना आप भगवान के रूप में देख सकते हो देखो, क्योंकि वो याद आएंगी। और पता है, ऑन अ लाइटर नोट, ये धरती भी तो हमारी माँ है। अरे हर जगह हम कूड़ा फेंक रहे हैं, हर जगह हम पेड़ काट रहे हैं, नहीं कर रहे? तो हम प्रकृति को अगर अपनी माँ मानते हैं तो हम वहां से ही क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? वो भी तो हमारी माँ है, तो हमें उसको भी देखना है, उसका भी ख्याल रखना है। माँ तो स्त्री का वो स्वरूप है जो बहुत ही मीठा है। हम क्या समझते हैं, माँ वो पहाड़ है जो खड़ी रहेगी एकदम। नहीं, माँ कल कल बहता पानी है जो नदी के अंदर बहेगी और एक दिन समुद्र में मिल जाएगी। समुद्र का पानी नहीं पीते, वो खारा होता है ना, नदी का पीते हैं। तो जब तक माँ गंगा है, माँ जमुना है, नर्मदा है, तब तक हम भी थोड़ा जीवन के मजे ले लें माँ के साथ। ब्यूटीफुल संगीता, बहुत सारा हमारा बहुत ही डीपर लेवल पे डिस्कशन हुआ है आज, और आप बहुत अच्छा पोइट्री लिखते हो। मैंने खुद ने पढ़ा है, इट्स रियली डीप। मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को एक अपनी पोइट्री पढ़ के सुनाओ। ज़रूर अमीता। तो इस किताब में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी वाली पढ़ूंगी आज, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है मदर के टॉपिक पे। From the drowning waters you emerged, deep in grief when you were submerged, standing tall, brave and strong, walking with your mother all along. Tiding waves you embraced, rustling winds you braved, smiling, shining, singing, twining, whisper hope with silver lining. Rise and shine, O princess divine. ये मैंने अपनी बिटिया के लिए लिखा था। Like a phoenix taking a new flight, you are unique, the best in sight, a guiding star, radiant light. Emerge, ascend, it's time to fly. So हर माँ को आज मैं कहना चाहूँगी, emerge, ascend, it's time to fly. You have done it when others won't try. Your heart is that of precious gold, a shining story yet to be told. Life in itself is so proud to see you surge, moving ahead as you steadily upsurge. With each step forward, your spirit ignites, a beacon of hope as you shine so bright. तो आज एक माँ अपनी बेटी को डेडिकेट कर रही है ये पोएम, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही शब्द बोलूँगी जो हिंदी की कविता है, उसका नाम है विश्वास। कविता नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बस ये ही कहूँगी, विश्वास रखिए, आत्मबोध करिए, आत्मसाध करिए, माँ क्या है, बस आप माँ के भाव को पहचान जाएंगे। थैंक यू सो मच संगीता। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करते हुए इस मदर्स डे के दिन, इतने ऑस्पिशियस डे के दिन, जब हम माँ को याद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि माँ को अपना ध्यान पहले रखना है। अगर माँ इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छा है। आपकी आंखों में वो जो गहराई है ना और प्यार है अपनी माँ के लिए, बहुत ही गहरा है। एंड आई नो दैट यू आर अ ब्यूटिफुल मदर एंड ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स, क्योंकि माँ से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि माँ से सक्षम भी कोई नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए।
फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।